देखो अंग्रेजों की एंट्री कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट रुक के बताऊंगा। अभी आप सिंपल देखो, एंट्री हुई अंग्रेजों की। अब जब अंग्रेजों की एंट्री होगी देन डेफिनेटली दे विल ट्राई टू मेक स्पेस इन इंडियन सिनेरियो, इंडियन इकोनॉमी सिनेरियो। भारत के जो एक जो फाइनेंशियल सिनेरियो है, जो एक आर्थिक दृश्य है भारत का, यहां पर अंग्रेज भी अपने लिए एक जगह बनाने का प्रयास करेंगे। और जब इंडिया की मार्केट के अंदर में अंग्रेज जगह बनाने की कोशिश करेंगे देन डेफिनेटली दे विल हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश, दे विल हैव कॉन्फ्लिक्ट विद पोर्टुगीज एज वेल एज विद डच। दोनों के साथ में उनका प्रॉब्लम होना ही होना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जब अंग्रेजों की एंट्री भारत में हो रही थी तब तक पुर्तगीज इंडिया के अंदर में काफी वीक हो चुके थे। मतलब इतने भी वीक नहीं हुए थे बट काफी वीक हो चुके थे। और पावरफुल कौन था? डच। डचों के साथ में अंग्रेजों के स्ट्रगल होंगे, बट डू रिमेंबर दिस थिंग कि क्या इंडिया में आते ही अंग्रेज लड़ना शुरू कर देंगे? और अगर इंडिया के अंदर में आते ही अंग्रेज लड़ना शुरू कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी अंग्रेजों के लिए। लोकल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट में हो जाएंगे अंग्रेजों के, लोकल रूलर्स अगेंस्ट हो जाएंगे अंग्रेजों के, क्योंकि लोकल राजा जिस व्यापारी से पैसे कमा रहा है अगर उसको आकर के तुम परेशान करोगे, भड़केगा नहीं आपके ऊपर में? अबे तुम नए नए आए हो, इससे हम व्यापार पहले से कर रहे हैं, तुम इसको मार रहे हो और हम देख लेंगे। अंग्रेज बहुत शातिर हैं, वो ओपन वॉर नहीं करेंगे, वो कॉन्स्पिरेसी करेंगे। और जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे। और हम देखेंगे कि 1759 में, गाइस मार्क द ईयर, ऑल्दो नोट्स में लिखा होगा, ठीक है भाई, 1759 में एक बैटल हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच में। दिस इज नोन एज बैटल ऑफ बेदरा, वी कॉल इट बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा कहां पर पड़ता है? बेदरा इज अ प्लेस इन बंगाल, गाइस स्क्रीन पर देखेंगे, बेदरा इज अ प्लेस इन बंगाल। और इस युद्ध के अंदर में अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। एंड व्हेन डच डिफीटेड ब्रिटिश, सॉरी, व्हेन ब्रिटिश डिफीटेड डच, इसी जगह से डचों की पावर का एंड हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया है तो भारत से निकाल के बाहर कर देंगे। नो माय डियर, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस यू आर रॉन्ग। चलिए मैं सही करता हूं आपको। देखिए स्टोरी क्या है यहां पर, स्टोरी यह है कि जब स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, अब पूरी दुनिया के अंदर में ब्रिटिश और डच, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, ब्रिटिश, पूरी दुनिया के अंदर में अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश और डच आपस में कॉम्पीट करेंगे। अच्छा भाई, अभी होगा क्या? अभी होगा ये कि कुछ जगहों पर अंग्रेजों की पावर ज्यादा होगी, कुछ जगहों पर अंग्रेजों की पावर जो होगी वो कम होगी, कुछ जगहों पर डचों की पावर ज्यादा होगी, कुछ जगहों पर इनकी पावर कम होगी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जहां पर अंग्रेजों की पावर कम है, डचों की पावर ज्यादा है, वहां पे डच अंग्रेज सर फोड़ेंगे, सब होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा? उसके बाद में होंगे समझौते, उसके बाद में इनके बीच होंगे ट्रीटीज होंगी इनके इनके बीच में। और उन समझौते से जो है, उन समझौते से क्या हो जाएगा कि दोनों ही उस मार्केट के अंदर में बने रहेंगे। ओके, दोनों ही उस मार्केट के अंदर में बने रहेंगे, दोनों ही उस मार्केट के अंदर में काम करते रहेंगे। ठीक है भाई, ओके ठीक है। तो यहां तक मैंने बता दिया डचों के बारे में आप लोगों को कि अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ।
अंग्रेज जीत गए, इसके बावजूद उन्होंने डचों को भारत में काम करने दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोई ऐसा केस बताओ, सर कोई ऐसा केस बताओ जहां पर अंग्रेज वीक थे और डच पावरफुल थे। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, और मैं बताता हूं आपको ऐसा केस कहां पर था स्टूडेंट्स। ऐसा केस था इंडोनेशिया में। कहां पर था? ऐसा केस था इंडोनेशिया के अंदर में, जहां पर डचों की पावर ज्यादा थी, अंग्रेजों की पावर कम थी। इसके बावजूद डचों ने अंग्रेजों को हराया और हराने के बावजूद इनको काम करने दिया। ठीक है भाई। और अंग्रेजों की पावर जहां ज्यादा है, डचों की पावर जहां पर कम है, वो लोकेशन कहां पर थी? वो लोकेशन थी इंडिया के अंदर में थी। ठीक है भाई, चलिए ठीक है भाई। तो यहां तक मैंने आपको बताया डचों के बारे में, डचों की स्टोरीज के बारे में। ठीक है भाई, किस तरीके से इंडिया के अंदर में वो आए। कॉर्नेलिस डे हाउटमैन पहला बंदा बना, उसके बाद में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगी, हेडक्वार्टर बना पुलिकट के अंदर में, पगोडा बाजा गोल्ड क्वाइन। अंग्रेजों ने डचों को हराया था और डचों ने भारत से सबसे ज्यादा जिस चीज का ट्रेड किया दैट वाज क्लॉथ्स, कपड़े थे वो। डचों ने भारत से जिस चीज का सबसे ज्यादा ट्रेड किया वो थे कपड़े। और इस बात को आप यूं समझिएगा, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, डू रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये कपड़ों की एक बड़ी शानदार मार्केट हुआ करती थी। एंड डच मेड इंडिया एन एक्सपोर्ट हब ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। डचों ने भारत को कॉटन क्लॉथ्स के एक्सपोर्ट का, निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया था यहां से। ठीक है भाई, तो यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? पहले मुझे ये बताइए, फटाफट आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए कि डचों तक आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर डच आपको समझ में आ गए हैं तो फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं टुवर्ड्स ब्रिटिश, अंग्रेजों की तरफ में लेकर के चलता हूं आपको। ओके, वेरी गुड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सो लेट मूव अहेड, हम लोग आगे चलते हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे नोट्स में मेरे। ठीक है भाई, अब जरा बात करते हैं हम लोग तरुण कुमार, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो हमारा पूर्वी घाट है, ये वो ऐसा एरिया है जहां पर कपड़ों का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है कपड़ों का। कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, फाइन क्वालिटी कॉटन, और इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स का यहाँ पर ट्रेड बहुत जबरदस्त। और यही सब रीजन थे जिनकी वजह से डच, जो कि ईस्टर्न कोस्ट से ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने कॉटन को बड़ी तादाद में यहां से एक्सपोर्ट किया। एंड इन सच वे दे मेड इंडिया एन एक्सपोर्ट हब ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स में भी इंडिया के साथ में ट्रेड किया जा सकता है। हमारे अंदर, हमारे देश के आप इस टैलेंट को आप सबसे पहले ऑब्जर्व किया डचों ने। उसके पहले क्या चल रहा था? मसाले। यूरोपियंस को लग रहा था भारत से केवल मसाले ही खरीदे जा सकते हैं, केवल स्पाइसेस की ट्रेडिंग ही हो सकती है। बट ग्रेजुअली दे रियलाइज्ड कि यहाँ पर ढेर सारे आइटम्स हैं जिनमें ट्रेड किया जा सकता है, और यह हमारी प्रॉस्पेरिटी ही थी जो इन सब को भारत तक खींच के लेकर के आएगी। और इसमें अंग्रेज भी आएंगे और हमें उन्हीं के बारे में बात करनी है। ओके, तो स्लाइड तो आप लोग काफी देर से देख रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है और मैं आपको पूरे बैकग्राउंड पे लेकर चलूंगा। पहले देखिए, जरा स्क्रीन पर देखेंगे, मोहित, दिस डिपेंड्स ऑन द टाइम। जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर सबसे वीक पुर्तगाली हो चुके थे जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें इनिशियली, देन इनिशियली सबसे ज्यादा पावरफुल थे कौन? पुर्तगीज। सो पावर, वीकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, दिस इज नॉट यूनिवर्सल। एक वो टाइम था जब चाइना की जीडीपी इंडिया के जीडीपी का आधा भी नहीं थी, और एक वो टाइम है कि चाइना के जीडीपी का आप हाल देखिए,
कि वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ठीक है भाई, सो डू रिमेंबर दिस थिंग। No, this concept cannot work here. This concept cannot work, Mohit, here. फाइन, चलिए आगे चलेंगे। सौरभ सिसोदिया, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, या आसान भाषा में समझो पैसा, रोकड़ा। वो कितना है तुम्हारे पास? ठीक है, चलिए भाई, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश। अंग्रेजों की जो ऑफिशियल एंट्री हुई भारत में, ऑफिशियल एंट्री, कहानी में बहुत पेच है, कहानी में बहुत ट्विस्ट है, बहुत पेशेंस के साथ में ध्यान से सुनिएगा। आपके सारे डाउट्स मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा। आप बीच में अगर डाउट्स अपने रेज करोगे तो फिर उसमें आपको ही दिक्कत है। ठीक है, ब्रिटिश की ऑफिशियल एंट्री जो है वो कब हुई? 1608 में हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों की तरफ से भारत में लोग आए नहीं। When अकबर वाज रूलर ऑफ इंडिया, मैं स्टोरी शुरू करूंगा अकबर से। When अकबर वाज रूलर ऑफ इंडिया, अकबर का रिजीम कब से कब तक था? 1556 टू 1605। दिस वाज द रिजीम ऑफ अकबर। जब अकबर भारत पर शासन कर रहा था तो उस समय एक व्यक्ति भारत आया और इसका नाम था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच के काफी समय के बाद में, करीब 15-16 साल के बाद में, फिच के भारत आया जॉन मिल्टन हॉल। कौन आया? जॉन मिल्टन हॉल आया। अब इनके ईयर्स के ऊपर में मत जाइएगा। अगर आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में एनसीईआरटी पढ़ी हो, कभी अपने जीवन में गलती से एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो एनसीईआरटी में क्लास 8 की, 6 की, 7 की, सिर्फ बच्चों वाली बात कर रहा हूं, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी मॉडर्न है। क्लास 8 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री के अंदर में सारे डेट्स, सारे ईयर्स रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे कि आप आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता किसी को, पैदा कब हुए। लेकिन जहां में है तो पैदा तो कभी न कभी हुआ होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य बताता हूं मैं आपको। हमारे अपने वल्लभ भाई पटेल साहब को यही नहीं पता था उनका जन्म कब हुआ था। जी हां, पटेल साहब का हैप्पी बर्थडे हम लोग जो मनाते हैं, पटेल साहब बताते थे कि घर में किसी को पता ही नहीं था पैदा कब हुआ। जब स्कूल में दाखिला हुआ तो मास्टर साहब ने एक जन्म दे दी उम्र देख करके, अच्छा ये है, कितने साल का होगा। तो हम में से, मतलब मैं तो नहीं ठीक है, लेकिन पहले, एक जमाना पहले बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जन्म तिथि वो होती थी जो उनके अध्यापक ने उनको दी होती थी। आ रही बात समझ में? तो वही कहानी यहां पर है। रॉल्फ फिच एंड जॉन मिल्टन हॉल दोनों भारत आए थे, लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस इनके ईयर्स, इनके आने के ईयर्स पर एग्री नहीं होते हैं। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, whatever I teach in Indian history and in Indian polity, वो सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से निकाली गई चीजें होती हैं, इधर फ्रॉम एनसीईआरटीज और विपिन चंद्रा, इसके अलावा सुमित सरकार, जितने भी रिनोड हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो एस सी वर्मा साहब हो डीयू से, चाहे वो यशपाल एंड ग्रोवर साहब हो अगेन डीयू से, तो जो रिनोड हिस्टोरियंस है, मैं केवल उन्हीं का डेटा आपके साथ में शेयर करता हूं प्रॉपर रिसर्च के बाद में। ये नहीं जैसे कि बच्चे कई बार
आप पूछ रहे होते हैं कि सर वहां तो ये लिखा है, वहां वो लिखा है। मैं उनको बोलता हूं बेटा, हर एक बुक ऑथेंटिक नहीं होती। ईच एंड एवरी बुक इज नॉट ऑथेंटिक। ओके, एंड व्हेन वी टीच इन द क्लासेस वी डू एग्जॉस्टिव रिसर्च। जो कि मैंने ऑफलाइन के अंदर में एक बहुत लंबा वक्त बिताया है और ऑनलाइन के अंदर में भी एक लंबे समय से काम कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन के अंदर में जिन टीचर्स ने डील किया होता है उनकी रिसर्च काफी हद तक, अगर वो अच्छे टीचर्स रहे हैं तो गहरी होती है। और मैंने मुखर्जी नगर के अंदर में डेढ़ हजार बच्चों के बैचेस पढ़ाए हैं बत्रा सिनेमा हॉल के अंदर में। फेसबुक के कवर में मेरी वही फोटो लगी हुई है, मेरी मेमोरेबल फोटो है वो भाई, अचीवमेंट है मेरी लाइफ का वो। लोग सोचते हैं कितने बड़े बैचेस को हम पढ़ाएं ऑफलाइन में, मैंने पढ़ाया है। इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि आप लोग 1584 रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल 1599 मेरे सामने लेकर के मत आना, क्योंकि हिस्टोरियंस उन ईयर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। आ रही बात समझ में? अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को, अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या हो गया। आ रही बात समझ में? तो चलिए भाई, मैंने बता दिया आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके दिमाग में। चलिए भाई, आप हमने बात की कि अकबर के समय में भारत में रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल जैसे दो बंदे आ चुके थे बच्चों। लेकिन ध्यान देना, बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स, लेकिन ये कहानी कैसी थी? दिस वाज अनऑफिशियल स्टोरी, क्योंकि ये ट्रेवलर्स थे। चलिए मैं बताता हूं आपको कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, आप गए, मान लीजिए कि भगत सिंह चले गए, भगत सिंह है हमारी क्लास में। अच्छा, अरे नहीं बेटा ऐसे सब चीजें नहीं पूछता, ठीक है, चिंता मत करो तुम, ठीक है। तो अभी यहां पर है क्या चीज कि मान लीजिए भगत सिंह अपना चला गया ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए और अपने भगत ने वहां जाकर के बोला कि मैं हूं भारत का राजदूत। लोग मान लेंगे, लोग हंसेंगे, अच्छा आई कार्ड देखा। तो आप घूमने गए हो, आप घूमो, लेकिन आप भारत सरकार के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हरी बात समझ में? आप घूमिए बस वहां पे। चलिए, तो यही कहानी यहां पर रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल की है। रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल दोनों भारत आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं। और एक बात और, जमीन के रास्ते आए हैं। गाइस ध्यान रखना, दोनों ये कैसे आए थे? जमीन के रास्ते आए थे, बाई लैंड रूट। एक एक शब्द पर निगाह रखना, क्योंकि आगे अभी समंदर के रास्ते कैप्टन हॉकिंस की एंट्री करवाऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो यहां तक हुआ भाई मामला। और अब जरा चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन पे। भैया लंदन के अंदर व्यापारी एकदम प्लानिंग कर रहे थे, कब मौका मिलेगा, कब अपना नंबर आएगा, कब भारत जाएंगे, कब व्यापार करेंगे, कब पैसे छापेंगे। और ब्रिटेन के अंदर में एक ग्रुप था व्यापारियों का, और इस ग्रुप का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसी को हम लोग पॉपुलरली कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते हैं इसको हम लोग पॉपुलरली? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं इसको हम लोग। ओरिजिनल नाम इसका यह था, ये इसका ओरिजिनल नाम था। पॉपुलर नाम ये लिखा है आपके सामने। इसको और छोटा कर दें तो इसको और छोटा करेंगे तो इसको कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। अब उस समय अगर कोई कंपनी लाइसेंस वगैरह लेती थी तो लाइसेंस को कहते थे चार्टर। क्या कहते थे? चार्टर। जरा स्क्रीन पर आप लोग देख लेंगे, लाइसेंस को कहते थे चार्टर। और 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, कौन थी रानी? एलिजाबेथ फर्स्ट। ध्यान रखना, ब्रिटेन की क्वीन थी उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट। अभी कौन है? एलिजाबेथ सेकंड है। वर्तमान में कौन है रानी ब्रिटेन की?
वर्तमान में ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ सेकंड। सन 1600 में कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। जिस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय भारत का राजा कौन था? अकबर था। हु वाज रूलर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम? अकबर। अभी बताया था मैंने आपको अकबर का टाइम पीरियड क्या था, 1556 से 1605। दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। अच्छा भाई, कंपनी बन गई, अब कंपनी को भारत आना है और सफर बहुत लंबा है बेटा। भाई ये एरिया है यहां पर ब्रिटेन का, और यहां से पूरा अच्छा कुछ ज्यादा दूर कर दिया मैंने यार, गड़बड़ हो गई। हाँ मुझे भी लग रहा था कुछ ज्यादा दूर हो रहा है हाँ चलिए, तो ये है इंग्लैंड और यहां से आना है हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान, यहां आना है। सफर बहुत लंबा है मेरी जान, कैसे होगा पूरा। एलिजाबेथ फर्स्ट मर गई बीच में ही। एलिजाबेथ फर्स्ट मर गई सन 1603 में, और जब एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई तो ब्रिटेन का राजा बना, नाम था उसका जेम्स फर्स्ट। क्या नाम था उसका? जेम्स फर्स्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इससे बातचीत करनी शुरू की कि राजा साहब, रानी साहिबा ने तो बहुत काम किया था हम लोगों के लिए, आप बताओ आप क्या करोगे? जेम्स बोला, बेवकूफों परेशान मत हो, हमारे पास एक बंदा है तुरुप का इक्का, आ रही बात समझ में, और मैं उसको तुम्हारे लिए दूंगा, वो तुम्हारे लिए काम करेगा मेरी तरफ से। क्या नाम था उसका? जेम्स फर्स्ट अपॉइंटेड कैप्टन विलियम हॉकिंस एज हिज एम्बेसडर, एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस was the official representative of East India Company and British King James First. Guys, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने बोला ऑफिशियल, मतलब कि अगर भारत के अंदर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री को मार्क करेंगे तो भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री को हम कहां से मार्क करेंगे? जॉन मिल्टन हॉल से मार्क करेंगे या कैप्टन हॉकिंस से मार्क करेंगे? बताइए, आप लोग बोलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कहां से मार्क होगी भारत में? बताइए। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर्स। बिल्कुल तरुण, बिल्कुल दिव्यांश। ठीक है भाई। सचिन बेटा, पहुंचेंगे हम लोग वहां पर, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी चला है, भारत आएगा, आने दो, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां से है क्या चीज, कैप्टन हॉकिंस की एक ये फोटो है हमारे पास में। ये है बंदा कैप्टन हॉकिंस, बहुत दिमागदार बंदा था ये कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस ने होमवर्क किया कि भारत चलना है और फेल नहीं होना है। अब अगर फेल नहीं होना है तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और कैप्टन हॉकिंस ने तुर्की और फारसी ये दो लैंग्वेजेस सीखी, क्योंकि भारत में यही भाषाएं चलती थी, मुगलों के दरबार में यह भाषाएं चलती थी। तुर्की फारसी सीख करके आया भारत। और कैप्टन हॉकिंस ये भी जानता था कि रास्ते में लुटेरे भी मिलेंगे, सीधी बात है, समुद्री लुटेरे भी मिलेंगे रास्ते में। पुर्तगाली भारत में पहले पहुंच चुके हैं, और ऐसा तो है नहीं कि पुर्तगाली बोलेंगे अरे दोस्त तुम भी आ गए, क्या बात है, आओ गले लगो, सब मिलकर ट्रेड करेंगे। सो ऐसा होने वाला था, आप लोग ऑब्वियसली जानते हो, ये होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और कैप्टन हॉकिंस जो है, ठीक है भाई, कैप्टन हॉकिंस जो है, इसने अपनी पूरी तैयारी की और देखिए मैं यहां लिख देता हूं बाकायदा,
कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अच्छा भाई, सो कैप्टन हॉकिंस जो है ये जब मूव करता है इंडिया की तरफ तो उसको पता था ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बताते हैं करीब 3 जहाजों का, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि 3 जहाजों का पूरा एक ग्रुप निकला इंडिया की तरफ, 3 जहाज निकले पूरे। ठीक है भाई, ओके। सो अब इन 3 जहाजों में सबसे आगे जो जहाज चल रहा था वो जहाज था रेड ड्रैगन, सबसे आगे चल रहा था। और ये जो था ये था इनका वॉरशिप, ये इनका वॉरशिप था। कुछ जहाज पीछे चल रहे थे, जो जहाज पीछे चल रहे थे इसमें से एक जहाज था हेक्टर। और एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ 3-4 जहाजों के नाम बताऊंगा आपको, 3 to 4 शिप्स के नाम बताऊंगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि रेड ड्रैगन जो है ये इनका वॉरशिप है, सबसे आगे चल रहा था। जो हेक्टर नाम का जहाज था, इस हेक्टर नाम के जहाज के ऊपर में सवार थे कैप्टन हॉकिंस। जो हेक्टर जहाज था, ठीक है, हेक्टर जहाज के ऊपर में कौन सवार था? कैप्टन हॉकिंस। आप लोग सोच रहे होंगे अरे कैसा लीडर है, पीछे खड़ा हुआ है। बेटा, जो सेनापति होता है ना, कायदे से वो पीछे खड़ा होता, आगे नहीं खड़ा होता। जी हाँ, क्योंकि अगर सेनापति मार दिया गया ना तो पूरी सेना बिखर जाएगी, सब खत्म। शतरंज खेला है, राजा सबसे पीछे रहता है, पूरी फौज लगी रहती है राजा को बचाने में। सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे साहब लड़ने नहीं जाएंगे, लड़ने तो अन्य अधिकारी जाएंगे। राष्ट्रपति महोदय जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं लड़ने नहीं जाएंगे, लड़ने सैनिक जाएंगे। समझे इस बात को? ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि हेक्टर पर सवार था हॉकिंस और था पीछे, रेड ड्रैगन आगे चल रहा था। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन सा होगा? चलिए बताइए भाई, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन सा होगा, हेक्टर या ड्रैगन? देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में आप लोगों ने सही जवाब कर दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं इन बातों को समझाता हूं तो बच्चे मतलब नॉर्मली अगर टीचर इन बातों को इतना रणनीति के साथ में ना समझाए तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब मैंने पूरा घटनाक्रम समझा दिया आपको, पूरा घटनाक्रम समझा दिया आपको, तो आप लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन सा होगा? रेड ड्रैगन होगा। और कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से भारत आया, जरा ये भी आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है वो भाई, अब यही बता दो कि कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से आया था। बिल्कुल सही बात है, हेक्टर से आया था। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। बहुत अच्छे। अच्छा भाई, अब कैप्टन हॉकिंस भारत तो पहुंच गया, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भारत तो पहुंच गया, बट क्या चीजें इतनी आसान रही होंगी भारत के अंदर में? और जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चलिए यार इस मैप को छोड़ देते हैं, एक मैप चलिए हम खुद बना ही लेते हैं अपना मैप। तुषार क्या कहना चाह रहे हो?
तुषार मलिक, ओके। तुषार, मे बी कि आपके एरिया में कनेक्शंस स्लो हो सकते हैं बेटा, ठीक है। और रोहित गिल, बेटा उसका नाम रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। रोहित भगत अनरिकॉर्डेड है वो। बिल्कुल तुषार, ठीक है, वो रेगुलर इश्यूज नहीं है तुषार, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी का हो सकता है। ओके तरुण, ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से कैप्टन हॉकिंस की भारत में एंट्री हो रही थी। जरा मैप देखिए, अभी तो सारा खेल साउथ इंडिया में ही चल रहा है, तो उसी का मैप देख लेते हैं। अब साउथ इंडिया के अंदर में यहां पर ये एरिया है सूरत का। अब अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि उनको ये वाला एरिया मिल जाए, यहां से वो अपना ट्रेड शुरू कर पाए, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता। लेकिन सूरत में कौन बैठा हुआ था? यहां तो बैठे हुए थे पहले से ही पुर्तगाली, उन्होंने अंग्रेजों को एंट्री यहां पे होने दी नहीं। अच्छा, यहां पर आसपास में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहां छोटे छोटे क्या है, यहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और अंग्रेज इन आइलैंड्स के आसपास जो है रुकना शुरू हुए। कैप्टन हॉकिंस जो है यहां से पूरा चक्कर लगा करके कैप्टन हॉकिंस जो है बंगाल पहुंचा। कहां पहुंचा? बंगाल। और बंगाल के रास्ते इसकी एंट्री हुई, फिर यह पहुंचा जहांगीर के दरबार में। जिस समय कैप्टन हॉकिंस भारत आया, जिस समय हॉकिंस भारत आया उस समय अकबर की डेथ हो चुकी थी, और हिंदुस्तान का जो राजा था वो था जहांगीर। सचिन पांडे, जवाब मिल गया होगा बेटा। और जहांगीर का रेजिम था 1605 से 1627। एक बात और बता दूं कि मैं ये ईयर लिख देता हूं यहां पे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, कई बार आपको पढ़ाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा वो चीजें भी ऐड करनी पड़ती हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये कुछ उन्हीं में से एक चीजें हैं, ठीक है भाई। आप जहांगीर अकबर का बेटा, और जहांगीर को ही सलीम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल दुखी नहीं होने का, जहांगीर राजा था उस समय। जहांगीर से मुलाकात हुई कैप्टन हॉकिंस की। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की फारसी में बात की। जहांगीर बड़ा खुश हुआ, वाह क्या बात है। और जहांगीर ने खुश होकर के कैप्टन हॉकिंस को टाइटल दिया इंग्लिश खान का, कि बेटा हॉकिंस तुम जो है आज से इंग्लिश खान हो। कैप्टन हॉकिंस क्या बन गया? इंग्लिश खान बन गया। इंग्लिश खान हो गया अब ये, ठीक है भाई, ओके। दिव्यांश, जो बंगाल का एरिया था बेटा, वहां पर मुगलों का कंट्रोल था। आ रही बात समझ में? मुगलों का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, तो वहां पर कोई चू चपड़ नहीं कर पाता था। इसी वजह से इनको वहां से एंट्री मिल गई, ठीक है दिव्यांश। अच्छा भाई, आप इसको जहांगीर ने अपने दरबार के अंदर में 400 का एक पोस्ट दिया। ये पोस्ट रैंकिंग में चलती थी, रैंक के हिसाब से। इसको हम लोग मनसब भी कह देते हैं, मनसब, ओहदा, पोस्ट दिया। अच्छा भाई ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ने बोला सर व्यापार करने की परमिशन भी दे दीजिए। जहांगीर ने बोला देखते हैं। अच्छा भाई, परमिशन नहीं मिली, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और गोलकोंडा मतलब आंध्रा वाले राजा से बातचीत की। अब आंध्रा ये वही एरिया है बेटा जहां डच बैठे हुए हैं। डचों को आए हुए
10 साल भी नहीं हुए अभी। डच कब आए थे? 1602 में। अंग्रेज कब आ गए? 1608 में। 6 साल हुए। तो गोलकोंडा के राजा को लगा, वाह, लक्ष्मी मां प्रसन्न है, एक और आया। राजा पावरफुल था, उसने बोला तुम भी व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, तो डचों ने भारत के अंग्रेजों ने भारत में अपनी टेम्पररी फैक्ट्री, अंग्रेजों ने यहां पे परमानेंट फैक्ट्री नहीं लगाई थी अपनी, फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री। भारत में अंग्रेजों की पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां पर लगी? यह लगी मासुली, पट्टनम में, दैट इज आंध्र प्रदेश में। और सपनों में सूरत आ ही रहा था, सपनों में तो बसा हुआ था सूरत। अच्छा, इन्हीं अंग्रेजों का एक कमांडर था, अंग्रेजों का एक कमांडर था, उसका नाम था कैप्टन बेस्ट। नाम के हिसाब से यह बंदा कैप्टन बेस्ट, और एक बंदा और था कैप्टन मिडल्टन। और इन दोनों ने बिल्कुल प्लानिंग कर रखी थी कि पुर्तगालियों के तो हम बैंड बजाएंगे। भाई आप लोग जरा अपना दिमाग लगाना कि जब इतने बड़े अभियान पर आएगा कैप्टन हॉकिंस, तो क्या अकेले आएगा? बोलो, इतने बड़े अभियान पर अगर आएगा तो क्या अकेले आएगा? हर्ष बेटा, काफी सारी चीजें हो गई आज तो, आप लेट हो गए। बिल्कुल, आप लोग एकदम एकदम सोच रहे हो लाइक अ सोल्जर कि भाई इतने बड़े अभियान पे गए हैं तो बिना बैकअप टीम के कैसे चले जाएंगे। समीर देख लो बेटा, समीर फटाफट रिप्लाई करो बेटा। चलिए भाई, बिल्कुल आदित्य दिख रहे हैं आप। तुषार बेटा, जो जहाजों के जो है, जो जहाजों के एक हेड बोल लो, कमांडिंग ऑफिसर बोल लो पर्टिकुलर जहाज का। हर्ष, ये दूसरी क्लास है बेटा, सेकंड क्लास है ये। चलिए स्क्रीन पर देखिए, कैप्टन बेस्ट और मिडल्टन ने यह ठान रखा था कि पुर्तगालियों को तो बताएंगे, हम ढंग से बताएंगे। और इन दोनों ने दिसंबर 1612 में दे डिफीटेड पोर्तुगीज, इन बैटल ऑफ स्वाली। सूरत के पास एक गांव है स्वाली, जो है मैं यहां बता देता हूं आपको। स्वाली जो है सूरत के पास का एक गांव है। सूरत के पास का एक गांव है स्वाली, और यहां पर बेस्ट और मिडल्टन ने पुर्तगालियों को पीट दिया। पुर्तगालियों के जहाज जीत लिए, वो जहांगीर को गिफ्ट कर दिए। जहांगीर खुश हो गया और जहांगीर ने बोला बहुत अच्छे। और जहांगीर ने जो है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत के अंदर में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। इस तरीके से 1613 में अंग्रेजों की सूरत वाली फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई। एंड दिस वाज द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। यह भारत में अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री थी सूरत के अंदर में। और इस तरीके से अंग्रेजों का जो व्यापार है वो बड़ी तेजी से यहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अच्छा भाई, अब क्या होता है यहां से आगे? अब कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद में जेम्स प्रथम ने, जेम्स अभी भी राजा था ब्रिटेन का, जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस के बाद भारत भेजा टॉमस रो को। टॉमस रो भारत आया, इसकी जहांगीर से मुलाकात हुई 1615 में, और इस समय भारत का भी राजा चेंज नहीं हुआ था। हिंदुस्तान का राजा अभी भी कौन था? जहांगीर ही था। टॉमस रो ने कुछ और एरियाज के अंदर व्यापार करने की परमिशन प्राप्त कर ली। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर में कई जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज सेटअप कर ली। बंगाल, बंगाल ही क्यों बेटा, वाई बंगाल? क्योंकि बंगाल हिंदुस्तान का सबसे धनी राज्य था। बंगाल वाज रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। डू रिमेंबर दिस थिंग। ध्यान रखिएगा कि हम जब चीजों को आगे पढ़ेंगे तो बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, उसका रीजन ये है बिकॉज बंगाल वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे धनी राज्य था बंगाल, ठीक है भाई। बेटा ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा सौरभ, कि अगर आपसे ये पूछा है भारत के, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर ये पूछा गया है केवल कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, जस्ट फर्स्ट फैक्ट्री, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में मासुलीपट्टनम और सूरत दोनों दे रखा है, फिर क्या करोगे? मासुलीपट्टनम टिक करोगे आप। और अगर दोनों में से एक दे रखा है, फिर तो आप राजा हो, मार दो। आ रही बात समझ में? सौरभ समझ में आ गया होगा बेटा। अभय तिवारी, लोकेशन देखो ना बेटा, लोकेशन अभय तिवारी। यूरोप से अगर इंडिया की तरफ आओगे तो बंगाल आसान, बंगाल आना आसान है या फिर सूरत आना आसान है? बिल्कुल। अरे यार तुम लोगों ने नाम इतने गजब गजब रखे हुए हैं, भारतीय टू मी, इससे अच्छा तो नाम रख लो एन इंडियन। हाँ जी, इससे अच्छा तो नाम रख लीजिए एन इंडियन, हाँ, या द इंडियन रख लीजिए। पराग देख लो। हर्ष बेटा, आज की क्लास शुरू हुई थी हमारे डचों से। भारतीय टू मी, बेटा प्लीज हमारी सलाह पे ध्यान दीजिए और अपना नाम रखिए द इंडियन। चलो भाई आगे चलते हैं। आज हर्ष ना खो गया था, ये आने में लेट हो गया इसलिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। आदित्य चिंता मत करो यार, एक लंबा सफर तय करना है हम लोगों को। स्क्रीन पर देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे जो है कैप्टन हॉकिंस तक की बात हो गई, फिर हमारी बात हो गई जो है थॉमस रो की बात हो गई। सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलेंगे। अब मैंने आपको बताया व्हाई बंगाल, व्हाई बंगाल वाज सो पॉपुलर, बिकॉज इट वाज रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल एज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आज का पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार, ये सारा हिस्सा बंगाल में आता था। जी हाँ, बंगाल का बॉर्डर यूपी तक पहुंचता था, सीधे यूपी तक, बिकॉज बिहार वाज द पार्ट ऑफ बंगाल, तो बॉर्डर यूपी तक आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा भाई, तो अंग्रेजों ने कलकत्ता, यहां पर एक जगह जो है कलकत्ता की स्थापना कर डाली। किसने की? एक ब्रिटिश ऑफिसर था, व्यापारी भी था। कलकत्ता की स्थापना की जॉब चार्नोक ने। कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नोक ने। अच्छा भाई, कलकत्ता की स्थापना 3 एरियाज को मिला करके की गई थी। कौन कौन से एरियाज? सूता नदी, एक तो था सूता नदी,
एक था गोविंदपुर और एक था कालीकाता। इनको मिला के कलकत्ता बनाया गया। और ऐसा नहीं था कि 1690 में इस दिन कलकत्ता की स्थापना हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। डेवलपमेंट हुआ है, और जब किसी चीज का डेवलपमेंट होता है तो उसका कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। और इसी कलकत्ता के अंदर में अंग्रेजों ने एक किला बनाया और इस किले के अंदर में अपनी फैक्ट्री बनाई। इनके अधिकारी इसी किले के अंदर में रहते थे। ध्यान रखना, पहले किले बनाए जाते थे क्योंकि अधिकारी वगैरह सब किलों के अंदर में ही रहते थे। भाई जान बचानी है, सुरक्षित जगह में रहोगे ना। ओके, और इस किले का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा गया इसका? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में था। ये पूछा गया क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम का, फोर्ट विलियम कहां पर? कलकत्ता में। अच्छा भाई, इसके बाद इन्होंने अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाया। इन्होंने मद्रास की स्थापना की, मदुरईपुरम। यहां पे जगह थी मदुरईपुरम, मदुरईपुरम बन गया मद्रास। और इसकी स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे ने। और इंटरेस्टिंग कहानी तो बेटा आएगी बॉम्बे में। इंटरेस्टिंग कहानी तो बॉम्बे में आएगी। क्या हुआ बॉम्बे में? देखो बेटा, ऐसा है, बॉम्बे जो है ना, ये एक आइलैंड के ऊपर स्थित है। और वो आइलैंड कौन सा है? सालसेट। बॉम्बे जो है वो एक आइलैंड पर है और इसका नाम है सालसेट आइलैंड। और बॉम्बे जो है ये कब्जे में था पुर्तगालियों के। कब्जे में किसके था? पुर्तगालियों के। बट शादी हो गई यार। शादी किसकी हो गई? 1600, चलो मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूं। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका नाम था कैथरीन। ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और ब्रिटेन का राजा था और इसका नाम था चार्ल्स। और चार्ल्स जो है ब्रिटेन का राजा था। ये ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स। और इन दोनों की हुई शादी और पुर्तगालियों ने दहेज में दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, दहेज में पता क्या आया? दहेज में आया पूरा बॉम्बे। पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज में दे दिया चार्ल्स को। अब चार्ल्स क्या करेगा बॉम्बे का? तो ब्रिटेन में बैठा हुआ है। तो चार्ल्स ने बॉम्बे को किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्ल्स ने बॉम्बे रेंट पर दे दिया 10 पाउंड के एनुअल किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे के अंदर में अपना एक बंदा अपॉइंट कर दिया। और बॉम्बे के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जिस बंदे को अपॉइंट किया था, इसका नाम था गैरोल्ड अंगियार। क्या नाम था इसका? इसका नाम था गैरोल्ड अंगियार। और जो आज का आप बॉम्बे देखते हैं, जो मॉडर्न बॉम्बे आप लोग देखते हैं, इस मॉडर्न बॉम्बे का संस्थापक किसे कहा जाता है? गैरोल्ड अंगियार को कहा जाता है आधुनिक बॉम्बे का संस्थापक। इस तरीके से भारत के 3 शहर हमें दिखाई पड़ना शुरू होते हैं। और वो 3 शहर कौन कौन से हैं? एक तो कलकत्ता हो गया, एक तो मद्रास हो गया, और एक कौन हो गया? एक हो गया बॉम्बे। अब एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं था कि कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में कुछ था ही नहीं पहले से। बहुत कुछ था यार। लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन जो आज की दुनिया हमें दिखती है, जो आज की दुनिया हमें दिखती है, जैसे हम कहते हैं सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। भाई क्योंकि मैं उसको मॉडर्न मानता नहीं कि जहां पर एक निर्जीव पशु को बम खिला करके मार दिया जाए,
जहां पर मानवों को केवल यही लगे कि ये दुनिया केवल इंसानों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है, पेड़ों के लिए नहीं है। तो मैं तो ऐसी दुनिया को मॉडर्न बिल्कुल नहीं मानता। इससे तो लाख गुना अच्छे थे मेरे दादाजी, जो कहते थे कि पशुओं को मत मारो, पेड़ लगाओ, तालाब बनाओ, कि संपत्ति अधिक नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त हो, अधिक ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारे बुजुर्ग बढ़िया जानते थे, हम नहीं जानते। तो चलिए, सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा भाई, तो इन लोगों ने क्या बोला, बाबू तरुण कुमार, इंग्लैंड एक शहर है ब्रिटेन के अंदर में, और सबसे बड़ा शहर है वहां का। आ रही बात समझ में? तो अक्सर लोग समझ लेते हैं दोनों एक ही है। ब्रिटेन के अंदर में जो है वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है। समझ गए? ओके, तरुण कुमार जवाब करना एक बारी। ठीक है भाई, 3 शहर बस गए। अब तुमको याद तो रहेंगे नहीं, तुम तो भूल जाओगे, इतने मुश्किल नाम है। मैं तरीका बताता हूं याद करने का। देखो, तरीका क्या है याद करने का, ट्रिक समझो। कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे। पहली ट्रिक, कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नोक ने की। बिल्कुल आशीष, सही बात है बेटा। आगे देखो, बंबई गैरों की हो गई। धोखा दिया इसने हम लोगों को। बंबई गैरों की हो गई। अच्छा भाई, तो बंबई की स्थापना किसने की? गेरोल्ड ओंगियार ने की। आफ्टर दिस, मदर्स डे फ्रांस में मनाएंगे। मम्मी को गिफ्ट देंगे और मम्मी को लेकर जाएंगे फ्रांस। तो मदर्स का मतलब क्या है? मद्रास। और फ्रांस का मतलब क्या है? फ्रांसिस। आ रही बात समझ में? तो ट्रिक कैसी लगी ये बताओ, समझ में आ गई ट्रिक? बोलोगे तो नहीं? ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल मत भूलना इसको। निशांत कुमार, सिंपल है बेटा, कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की। बंबई गैरों की हो गई, बंबई की स्थापना गेरोल्ड ओंगियार ने की। मदर्स डे फ्रांस में मनाएंगे, मदर्स मतलब मद्रास, फ्रांस मतलब फ्रांसिस, तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने कर दी। हो गया। आज शाम को आ जाएंगे लव अग्रवाल। बेटा ये नोट्स शाम को ही मेरी तरफ से चले जाएंगे, मेरी टीम इसको अपलोड करेगी कल तक। तो आप लोग कल शाम तक वेट कर लेना, बस एक बारी कल शाम तक वेट कर लेना। कई बार नोट्स जब आप तक पहुंचते हैं ना, कई बार अपलोडिंग में या ढेर सारी पीडीएफ होती है, डेली हमारी टीम काम करती है, ठीक है, इन चीजों के ऊपर में। तो कभी कदार जैसे आज क्लास हो गई तो आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लिया करो। वैसे तो कोशिश यह होती है मैं तो आज ही भेज दूंगा, मेरे एंड से चली जाएगी आज ये, ठीक है, आज रात तक निकल जाएगी मेरे एंड से। फाइन, आप हमारी वेबसाइट को देख लीजिए या देख लीजिए हमारी ऐप को। अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको, कई बारी ना लिंक थोड़ा सा देर से एक्टिवेट होते हैं, मैंने आज ये चीज चेक करी है। ऐसे कुछ नोट्स अपलोड हुए थे और मैंने उनको किया जाके, तो वो लिंक जो है
मेरे को दिखा रहा था डीएक्टिवेटेड है, मुझे लगा अपलोड ही नहीं हुआ। मैंने टीम से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? तो मेरी टीम ने बाकायदा मेरे को लिंक भेजा, मैंने क्लिक किया, फाइल हो गई डाउनलोड। देन माय टीम टोल्ड मी दिस कि सर कभी कभी जो है हम जब अपलोड करते हैं तो वो लिंक अपडेट होने में टाइम लेता है। बैकएंड पे ये सब बैकएंड की बातें होती हैं, बैकएंड से जब अपडेट करते हैं किसी चीज को वेबसाइट के ऊपर में तो कई बारी वो अपलोडिंग में थोड़ा सा वक्त लेते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है भाई। आदित्य भारद्वाज, बिल्कुल चिंता मत करो भैया, ये सब एज इट इज तुमको मिलेगा पीडीएफ में, एज इट इज। आशीष यार ऐसे समझो ना कि नॉमिनल ही तो है। जैसे कि अगर आप ये बोले भारत सरकार को कि मैं भारत सरकार से सैलरी नहीं लूंगा। एक बॉम्बे के डीजीपी थे जावेद साहब, जावेद या जावेद नाम था उनका, और भी ऐसे कई लोग हैं यार, उनका नाम बड़ा चर्चा में आया था इसलिए मुझे याद रह गया। जावेद साहब बोलते थे कि भाई हमको भारत सरकार से सैलरी नहीं चाहिए। नवाब खानदान से आते, तब पैसा बहुत था उनके पास और जुनून था कि आईपीएस बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। आ गए तो सरकार ने बोला ना जी ना, सैलरी तो आपको लेनी पड़ेगी, भारत सरकार कंगाल थोड़ी ना है कि आपको सैलरी ना दे पाए। तो वो भारत सरकार से 1 रुपया सैलरी लेते थे, 1 रुपया। जैसे हरीश साल्वे जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, देन ही ऑल्सो सेड दिस कि मैं भारत सरकार से फीस नहीं लूंगा। और जब पॉजिटिव इसमें जो है बढ़त मिली भारत सरकार को कुलभूषण जाधव के केस में, तो सुषमा स्वराज जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर थी, सुषमा स्वराज ने मरने के पहले जिन लोगों से बात की थी मरने के पहले, उनमें से एक हरीश साल्वे साहब भी थे। तो हरीश साहब बता रहे थे कि अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले या उस दिन शाम को ही बात ऐसे कुछ था कि बात हुई थी, एंड शी सेड टू मी दिस कि हरीश अपना 1 रुपया आके ले जाओ। साल्वे ने बोला कि मैं तो फीस नहीं लूंगा। सुषमा सेड दिस नहीं, भारत सरकार रुपया देगी, आपको फीस देगी, साल्वे सेड 1 रुपया दे दीजिए फिर तो हमें। सुषमा जी ने बोला था कि आओ घर और तुम्हारा 1 रुपया रखा है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, उसको लेके जाइए। एंड शी डाइड आफ्टर दैट। ठीक है भाई, ओके। नहीं सार्थक, भारत के ऊपर में जो कब्जा था दैट वाज रैंडम, एक हद तक यह रैंडम था, हालात की पैदाइश था बेटा। दैट वाज नॉट अ प्रॉपर प्लान, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर प्लान। ठीक है भाई सार्थक बेटा। द इंडियन, मैंने अभी तो बोला बॉम्बे की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी बेटा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, और अगला मुद्दा जो है वो है हमारे सामने फ्रांसीसी। बिल्कुल यार, तुम्हारा नाम वास्तव में सुजीत वाजपेयी है कि तुमने मेरे नाम को कॉपी कर लिया है, पहले यह बताओ। ठीक है ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेंच। और फ्रांसीसियों की इंडिया में जो एंट्री है वो एंट्री हुई है इन द ईयर 1664। फाइन। ओके ओके तरुण। So guys, see, French came to India in the year 1664 and French company was a government company. Do you remember this thing? And this was the major reason of its failure. Actually ये गवर्नमेंट कंपनी थी
और गवर्नमेंट की जो एक इंटरफेरेंस थी बहुत ज्यादा थी इस कंपनी के अंदर में। बेस्ट मैन एट द जॉब का जो पॉलिसी होता है वो यहां फॉलो हुआ ही नहीं, और इस वजह से यह कंपनी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएगी। तो मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं रीजन ऑफ फेलियर। इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा रीजन था इस कंपनी का गवर्नमेंट होना। इस कंपनी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड दिस कंपनी? फाउंडर कौन था इसका? कोलबर्ट था। कोलबर्ट फाउंडेड दिस कंपनी। कोलबर्ट कौन था? कोलबर्ट प्रधानमंत्री था फ्रांस का, पीएम था। और फ्रांस का इस समय राजा कौन था? हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? जिस राजा के आदेश पर इस कंपनी का निर्माण किया गया, और फ्रांस का यह राजा था लुइस 14th। फ्रेंच रूलर वाज लुइस 14th। ठीक है भाई, इस तरीके से फ्रेंच कंपनी का निर्माण हुआ। और जब ये इंडिया के अंदर में आना शुरू करेंगे, ठीक है भाई, राजप्रीत बरार, बेटा डोंट वरी, मैंने कहा था कि हम लोग को फ्लो में लाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर से इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है राजप्रीत, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए इस चीज के लिए। चलिए, हमने फ्रांसीसियों की एंट्री करवा ली है। गवर्नमेंट कंपनी थी, फाउंडर कौन था, किंग कौन था उसमें फ्रांस का, ये बेसिक सी बातें कर ली हम लोगों ने। और फ्रांसीसियों की एंट्री, कर्नेटिक वॉर्स, बंगाल में क्या चल रहा था, इन सारे मुद्दों पे हमारा और जो आपका चर्चा है ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है भाई, टिल देन आप लोगों के कुछ ऑडियो क्वेरीज हैं तो मैं उनको एंटरटेन कर लेता हूं। और आप लोगों की क्लास कैसी रही, आप लोग फटाफट अपने फीडबैक मेरे साथ में शेयर कर लीजिए। ठीक है भाई, हाउ वाज द क्लास? ओके, बढ़िया भाई। हाँ बिल्कुल बेटा, कैनेटिक वॉर्स की बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है भाई, फॉर श्योर। सचिन बेटा, इस बारे में हमारी टीम जवाब कर पाएगी, मैं इस पे आंसर नहीं कर पाऊंगा सचिन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर पिछले पीडीएफ में आपने एक सर मैप शेयर किया था, उसमें सर इंडिया के ऊपर में नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ था। ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपने नॉर्थ अमेरिका। वो शायद मैंने लिखा होगा, है ना? यस सर। हाँ, मैं कोलंबस बता रहा हूँ वहां पे। ठीक है, ओ और थैंक इस यू सर। कोलंबस के चक्कर में लिख दिया होगा। ओके सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जो आप बता रहे थे कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने वो कॉलोनियां बनाते थे सर। कॉलोनियां क्यों बनाते थे सर? वो अपना जो
जो जिस चीज का ट्रेड करते थे उस सामान को लेके नहीं जाते थे क्या? बिल्कुल लेके जाते थे। देखो सामान जब खरीदेंगे तो खरीद के कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी सर। स्टोर करने के लिए फिर कहीं पे उनके ऑफिशियल्स, उनके ट्रेडर्स, उनकी फैक्ट्रीज सब बनानी पड़ेंगी ना उन लोगों को। यस सर। और सर फ्रेंच जो कंपनी थी सर, उसके जो आपने अभी इस पे डिस्प्ले आ गई सर, इस पे सर इसके फील्डर सर एक बार और बताना सर। हाँ बेटा, सर जो डिस्प्ले आ रही सर फ्रेंच कंपनी वाली सर, इसके फील्डर एक बार और बताना, रिकॉल करना सर एक बार। इसका क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा वो वर्ड मिस हो रहा है। फाउंडर्स के बारे में पूछ रहे हो क्या? सर जो फ्रेंच कंपनी है सर, उसके फेलियर्स के बारे में सर एक बार रिकॉल करना। फेलियर्स की बात कर रहे हो। द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड फेलियर वाज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी थी, बिकॉज ऑफ दिस इसके जो रूटीन वर्क थे वहां पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट का। एंड बेस्ट मैन एट द जॉब का जो पॉलिसी होता है वो फॉलो नहीं हो रहा था स्ट्रिक्टली। ओके, सो इन वजहों से अंजॉब के सामने कंपनी टिक नहीं पाई। फाइन। सर वो पॉलिसी में क्या था? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था उनकी फंक्शनिंग में बेटा, बिकॉज ऑफ दिस। ओके सर, थैंक यू सर। सुनो, बाकी और समझ में आएगा तुमको बेहतर जब मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है फ्रेंच, अभी अगली क्लास में भी चलना है, ठीक है। ओके सर। ओके, सर मेरे 2-3 डॉट हैं सर, 1 मिनट रुकिएगा सर। आदित्य एक सेकंड, तुम हैंड रेस किया करो। तुम हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे थे? सर हैंड रेज मैंने किया था सर पहला बार में। चलो बोलो बेटा। सर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका को ना डिस्कवर किया था? हाँ बिल्कुल बेटा। सर एक जगह नॉर्थ अफ्रीका लिखा हुआ था। नॉर्थ अफ्रीका को गया था वो। ओके सर। सही है। सर यूसुफ शाह जो था, आपने बताया था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। सर वो रूलर जापान का थोड़ी ना था, वहां पे लिखा हुआ था रूलर ऑफ जापान। बीजापुर था, ओ बीजापुर का शासक था वो। जापान सर, कहाँ से आ जाएगा? सर पीडीएफ में जापान का लिखा हुआ था। कुछ और समझा रहा हूँगा यार, अब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सर क्या कहते हैं, वास्को डिगामा साओ गैब्रियल से आया था या सैन मारिया से? साओ गैब्रियल से आया था। उस बच्चे ने शायद नोट्स में गलत लिख दिया है। यस सर। मैं कोलंबस पढ़ाते हुए कोलंबस सैंटा मारिया से गया था, सैन मारिया से। ठीक है, यस सर, थैंक यू तो सर। सही कर लो, ठीक है। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके। संदीप बोलो बेटा। बोलिए बेटा बोलिए। आवाज नहीं आ रही संदीप की। आप लोग अपने आप को म्यूट ही नहीं कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट यहाँ से डाल डाल के परेशान हो गया हूँ। आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट। आप लोग अगर हैंड रेस हेलो किया तो एटलीस्ट एक्टिव तो रहो। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदित्य, बोलिए बेटा। सर मुझे ये पूछना है, जो यूट्यूब पर जो रोज करंट अफेयर आ रहे हैं सर, ये तो काफी काफी मंथ से मतलब चल रहे हैं, तो हमने तो क्लास अभी ज्वाइन करी है, तो सर वो दोबारा में रिकॉल करने पड़ेंगे स्टार्टिंग से? हाँ बिल्कुल, अप्रैल के महीने से वो पड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पे, पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है भाई। तो ठीक है। एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसको देखो और वहां से उसे कवर करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक। हाँ हेलो। नहीं सर, सर आपने ये बताया था कि सर फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज वर एस्टैब्लिश्ड इन कोचीन हाँ 15। ठीक है।
राइट सर? हाँ हाँ ठीक है बेटा। बट सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलिकट सर 1500 में सर। नहीं, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई अस्थायी अस्थायी 1503 was the final year, ठीक है। 1503 when Vasco da Gama came to India on his second voyage, अपनी दूसरी यात्रा पे जब वो आया था, then he founded the first factory in Cochin, और कोचीन को ही पहले कैपिटल भी बनाया गया था, ठीक है। अच्छा सर, सर उसमें लिख रहा था कि 13 सितंबर को 1500 ईस्वी में। ये सब छोड़ो यार, ठीक है। यस सर, मैं थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षित, बोलिए बेटा। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया सर। पहली बार 1498 में आया, 1502 में आया और 1523 में, मतलब 1524 में आया, तो उसकी डेट हो गई सर। 1523 में आया था, ठीक है। वो 23 का लगभग एंड था, ठीक है। और 23 से एक महीने भारत में बस काम कर पाया है, साल 24 लग चुका था, और जी तो 24 में फिर ये मर गया, ठीक है। ये सही है। तो 24 में मर गया सर, तो 1523 में आया था ये। हाँ, 1523 में आया था, लेकिन ऐसे समझो ना कि अगर दिसंबर के महीने में भी आया 1523 में, तो साल तो 23 ही कहा जाएगा ना। जी जी जी। और एक महीने में मुश्किल से नहीं काम कर पाया, बीमार हो गया था, कोरोना हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। जी सर। और सर ये पूछना चाहता था कि पीडीएफ में लिखा है सर कोलंबस लिखा हुआ है सर, स्पेन से आया था। उसमें सर ऐसा लिखा, फर्स्ट वाइज लिखा लाइन। सुनो, कोलंबस का जन्म हुआ था इटली के अंदर में, ठीक है। जी और जब वो यात्रा पर गया था अपने अमेरिका की, तो उसको जो पैसा दिया था वो दिया था स्पेन के राजा ने। स्पेन की रानी थी इसाबेला, राजा की रानी थी इसाबेला, उन्होंने उसको फंडिंग किया था, ठीक है। तो कोलंबस को हम लोग इटली निवासी और स्पेन निवासी दोनों कह देते हैं। जन्म उसका इटली का है, लेकिन उसकी मृत्यु, जीवन सब स्पेन में बीता उसका, जी सर। ठीक है। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं सर, जो पीडीएफ होते हैं ना सर, उनको सर एक बार आप रीड कर लीजिए करिए सर, उसमें तो कई सारी फॉल्ट होती है सर। अच्छा, चलिए ठीक। कई जगह देखना सर मिसप्रिंट भी है। अलबुकर गोवा जीता सर 1510 में, उसमें लिखा ही नहीं है, मिसप्रिंट है। लिखा नहीं हुआ है, लिखा तो है 1510 में गोवा जीता उसने। जी सर, 1510 15 लिखा है, 10 कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, 10। अच्छा अच्छा, और ओके। सर अभी सर पिछले वाले जो भैया लोगों ने पूछा कंफ्यूजन, वो क्लियर हो गया। बीजापुर की जगह जापान लिखा हुआ था, वो मैंने भी पढ़ा। और साउ गैब्रियल की जगह सान मारिया लिखा हुआ था, मैंने कॉपी में नोट भी किए। ओके, मैंने तो साउ गैब्रियल पढ़ाया था ना, आप वही जो मैं पढ़ाता हूँ फॉलो उसी को करोगे। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको जो है नोट्स में वो रहेंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने बनाए हुए नोट्स हैं, जो मैंने क्लासेस में पढ़ाए हुए एक हैं। बार सर रीड कर लीजिए करिए सर। तो अब देखो, अगर मैं रीड कर भी लूंगा तो वो करेक्ट तो किया नहीं जा सकता है। नहीं किया जा सकता क्या सर? टाइप्ड नहीं है ना बेटा, वो टाइप्ड नहीं है, अच्छा सर। समझे। और मेरे पास का ओरिजिनल कॉपी तो है नहीं जी जहां पर मैं टाइप करके उसको फिर अलग से उसका जो पीडीएफ बनवा दूं। फाइन, तो क्लासेस को फॉलो करें, ठीक है। और ऐसे बहुत ही माइनर से मिस्टेक्स होंगे, छोटे मोटे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सर, एक बात और सर, आप बोल रहे हैं ना क्लासेस से लिया करें, आपने सर पिछले वाले में बताया था कि 1502 में फैक्ट्री लगी थी, इसकी वास्को डी गामा ने लगाया था सर भारत में। लेकिन अभी आप 1503 बता रहे हैं, तो हम करेक्ट कर ले रहे हैं सर 1503। 1503 ही है, 1503 ही है, क्लियर है ना सर? चलिए ठीक है, ओके सर। 1503 ही है। वो कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। जी सर, 1500 आप आया था बस, ठीक है। चलिए ठीक है। ओके बेटा। हेलो। हाँ विशाल, बोलो बेटा। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो सर जो मतलब ये सेकंड क्लास चल रही है क्या? हाँ बेटा, ये सेकंड क्लास है। इसके पहले क्लास किस चीज किस सब्जेक्ट की हो चुकी है? एक ही क्लास हुई थी मेरी, एक ही क्लास हुई थी मेरी, ठीक है। एंड दैट वाज आल्सो ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा सर, उसमें आपने वो डच और उसका पुर्तगीज का बताया था, मैंने पुर्तगीज की एंट्री वहां पढ़ाई थी। उसके बाद से आज पढ़ाया पूरा?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो सफलता क्लासेस मिल जाएगा ना सर उस पे? हाँ बिल्कुल, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हेलो। हाँ सार्थक बोलो बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आपने जो बताया था कि जेम्स वन ने थॉमस रॉय को भेजा था, तो वो किस लिए भेजा था? व्यापार के लिए भेजा था थॉमस लो को, उसको भी सेम एजेंडा था उसका भी। और सर जब लुइस 14 ने मतलब अपनी वहां पे कंपनी स्टैब्लिश करी थी इंडिया में, तो उस टाइम तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो ये आइडिया कैसे आ गया? नो डियर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था 1789 और हम लोगों ने ईयर कौन सा डिस्कस किया है 1664। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अभी होने में 125 इयर्स है। अच्छा सर। और सर जो आप सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाते हो उसके पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगे? वेबसाइट से मिलेंगे बेटा। सर वेबसाइट पे मैं गया था, लेकिन वहां पे कोर्स आ रहे थे और मतलब पीडीएफ नहीं थे वहां पे। चलिए मैं एक बार टीम से पूछता हूँ कि वो लोग इसके पीडीएफ कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा। विशाल जी मीटिंग क्लोज कर दीजिए, ऑल डन।